सत्ता की चाह में अनेकों युद्ध हुए हैं और उसमें सैकड़ों करोड़ लोग मरे होंगे आज तक। सत्ता को कोई मतलब नहीं होता। जिन पर वो करी जा रही है वो संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, विरोध में हैं, पक्ष में हैं, क्या नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। व्यवस्था आदमी की स्वतंत्रता को मैनेज करती है, सत्ता आदमी की स्वतंत्रता को नियंत्रित करती है। ये पिंजरा नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे? और कहीं कुछ लोग ऐसे भी तो नहीं हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भी समाज के साथ चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, घोड़े के नाम पर गधा बेचने की कोशिश। बाकी जो जीव जंतु हैं उनकी आबादी अगर कम हुई है तो उसके लिए भी आदमी ही जिम्मेदार है। सत्ता किस प्रकार बनी रहे, सत्ताधारी का यही प्रयास होता है। ये तेरा है न मेरा है, ये मंच मार्गदर्शकों का है और आज एक मार्गदर्शक हमारे बीच में हैं नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह मौलिक चिंतक हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और समाज को हमेशा से ही दशा और दिशा के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बच्चों को भी गाइड करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में आज हम एक बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सत्ता क्या होती है और व्यवस्था क्या होती है। व्यवस्था परिवर्तन यानी सिस्टम बदलना चाहिए, इस तरह की बातें उठाई गई हैं, उठाते रहे हैं लोग, लेकिन इसका क्या मतलब है और ये सत्ता परिवर्तन से किस तरह से अलग है, ये एक बात है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम कुछ और बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे व्यवस्था परिवर्तन को कौन किस तरह से समझ रहा है। और कहीं कुछ लोग ऐसे भी तो नहीं हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भी समाज के साथ चीट करने की कोशिश कर रहे हों, मतलब घोड़े के नाम पर गधा बेचने की कोशिश। सत्ता परिवर्तन, सत्ता और व्यवस्था दोनों में। सत्ता और व्यवस्था क्या है, पहले तो ये बात समझी जाए। सत्ता मतलब समाज पर शासन करने का प्रकार। सत्ता को पिछले जब हम 200-400 साल का दुनिया का देखते हैं ढांचा, तो सत्ता को कोई मतलब नहीं होता कि जिन पर वो करी जा रही है वो संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, विरोध में हैं, पक्ष में हैं, क्या नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। सत्ता किस प्रकार बनी रहे, सत्ताधारी का यही प्रयास होता है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है आम आदमी किस प्रकार व्यवस्थित रहे, अधिक से अधिक स्वतंत्र होकर। व्यवस्था आदमी की स्वतंत्रता को मैनेज करती है, सत्ता आदमी की स्वतंत्रता को नियंत्रित करती है। ये बुनियादी फर्क मुझे समझ में आता है। एक मैनेजमेंट है, दूसरा कंट्रोल है। दूसरा कंट्रोल है। ये दोनों जो धारणाएं हैं मुझे इस प्रकार में आज तक समझ में आई है। नरेंद्र जी, मुझे कुछ इस बारे में भी आप बताने की कोशिश करिए कि क्या भारत में कभी स्वतंत्रता को मैनेज करने के प्रयास हुए या फिर वो बातें उठाई गईं या उस तरह के काम हुए? क्या आज़ादी के समय में कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे? और जो लोग कर रहे थे वो कौन थे और वो क्यों नहीं कर पाए? और जिन लोगों ने फिर शासन किया उन लोगों ने क्या किया? देखिए, आज़ादी आदमी की स्वतंत्रता की बात अगर 15 अगस्त 1947 की तारीख के बाद की करी जाए तो बुनियादी बात तो गांधी ने की। गांधी जी ने आम आदमी की स्वतंत्रता की बात की जब उन्होंने कहा कि भारत का संविधान इस प्रकार होना चाहिए। मतलब आप देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं भारत के संविधान में निहित, वे गांधी के प्रयास के जरिए ही भारत में लागू हुए, भारत में की व्यवस्था में आए। लागू होना ना होना तो दूर की बात है, एक तो बुनियादी बात है जो आज जैसा तैसा भी पंचायती राज के रूप में जो भी कुछ है, वो जो भी कुछ है, अगर गांधी का प्रयास ना होता तो शायद इतना भी ना होता। तो गांव जो है भारत के संविधान में ही ना होता।
हाँ भाई, वो कितना भाग है अनुच्छेद 16 से 51 तक का जो मामला है, जो प्रकार है, वो सब सोच समझ नहीं होती। जिस परिवार का हम थोड़ा बहुत जिक्र कर लेते हैं, जिस गांव का जिक्र कर लेते हैं, जिस समाज का जिक्र कर लेते हैं, नागरिक संहिता का जिक्र कर लेते हैं, वो सारा का सारा मसौदा है ना उसमें। तो गांधी ना होते तो इसकी चर्चा ना होती। दूसरा प्रयास वास्तव में ही जयप्रकाश ने किया, लेकिन भारत के नेताओं ने, जिन्हें भारत का जयप्रकाश के निर्माता भी कहा जाता है, उन्होंने उसका ऐसा ढांचा बिगाड़ा कि वो जयप्रकाश को ही निकल गए, प्रयास को प्रवास बना दिया। हाँ वो निकल गए। वरना तो जब हम, छोटी सी किताब है लोक स्वराज जयप्रकाश की, पढ़िए ना उसे। कोई आदमी कितना सिस्टमेटिक हो सकता है समाज व्यवस्था को लेकर के, भारत के सभी युवाओं को वो छोटी सी किताब जरूर पढ़नी चाहिए। स्वराज्य के रास्ते की बाधाएं क्या क्या हैं? स्वराज्य से मतलब मेरा व्यवस्था से ही है। स्वराज्य के रास्ते की एक बाधा सबसे मुख्य आप मान लीजिए, वो है सरकार द्वारा समाज के सामने ये भय खड़ा करना कि अगर स्वराज्य की अवधारणा को हम व्यवस्था के रूप में लागू करेंगे तो समाज अराजक हो जाए, भीड़ अराजक हो जाएगी। समाज नहीं, भीड़ अराजक हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बाधा है, और इस गफलत के बाहर भारत की जनता नहीं आ पाती है। उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। ये पिंजरा नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे? पिंजरा आया कब दुनिया में? इस भय कब के आया? कारण कि कमजोर को ताकतवर मार देगा। व्यवस्था की परिकल्पना इसके सिवा भी कुछ और हो सकती है। आदमी के सिवा और इसलिए व्यवस्था बनाई किसने है? और इसलिए एक पिंजरा बनाया गया। आदमी के सिवा व्यवस्था बनाई किसने है? क्या बाकी सृष्टि नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि आदमी का बौद्धिक प्रयास नहीं होना चाहिए व्यवस्था के लिए। बाकी सृष्टि जो है वो वाइल्ड है। वहाँ शेर गाय को खा जाता है, वहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये जीवन पर प्रकृति का नियंत्रण है। वहाँ सांप और नेवले के बीच में झगड़ा है। ये सांप चूहे को खा जाता है, चूहा और छोटी किसी चीज को खा जाता है। ये जीवन पर प्रकृति का नियंत्रण है। हाँ। ठीक है, आप एटम बम चलाते हैं, 2-4 लाख लोग एक मिनट में मार देते हैं। आप गोलियां चलाते हैं, फौजों की लड़ाई चलती हैं। सत्ता की चाह में अनेकों युद्ध हुए हैं और उसमें सैकड़ों करोड़ लोग मरे होंगे आज तक। क्या इतनी हिंसा बाकी प्रकृति ने की है? नहीं। कल्पना बताइए, विचार करिए, आकलन। बल्कि सच तो ये है कि बाकी जो जीव जंतु हैं, हाँ। उनकी आबादी अगर कम हुई है तो उसके लिए भी आदमी ही जिम्मेदार है। दूसरी बात, मॉडिफिकेशन क्या है? तो आप पूछेंगे कि सभ्यता क्या है? क्या सभ्यता की रक्षा बंदूकों के जरिए होगा? आदमी इतना सभ्य हुआ है व्यवस्था बना करके? अगर सभ्यता की रक्षा बंदूकों के जरिए होगी तो आपकी जो व्यवस्था है, जो सत्ता के हाथ में है, उसका यही दुष्परिणाम आएगा जो दुनिया में आ रहा है। सत्ता समाज की आवश्यकता नहीं है। जिस सभ्यता की रक्षा की बात हो रही है, क्या वो सभ्यता भी है या नहीं? तो ये तो बुनियादी बात है। सभ्यता होती, अगर मैं और आप सभ्य होते, तो बंदूक बीच में क्यों आती? तो बंदूक बीच में कभी आती ही नहीं। विचार आते, बिल्कुल, और विचारों का सुलझाव विचारों के जरिए होता, जिसे बजरंग मुनि कहते हैं मानसिक व्यायाम होता। ये मैं तो इस तरीके का समझता हूँ। शास्त्रार्थ होते, हाँ, है ना? एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ जो है। देश की बात आप करते क्यों हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए कि क्या देश समाज व्यवस्था की अंतिम इकाई है, सर्वोच्च इकाई है, या समाज व्यवस्था की एक इकाई है? लेकिन उसके बाहर, हाँ, उसके परे तो एक खालीपन है। गांव की एक सरकार है, ब्लॉक की एक सरकार है, जिले की एक सरकार है, राज्य की एक सरकार है, देश की एक सरकार है। उसके आगे क्या? उसके आगे दुनिया है। हाँ। परंतु वो दुनिया कभी एक हो पाएगी और वो दुनिया कभी अपनी एक सरकार बना पाएगी। दुनिया को एक करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं, इस समय दिल्ली में जहाँ बैठे हैं, ये हमारे लिए स्थानीय स्तर है। पूरी दिल्ली एक स्तर है, पूरा उत्तर प्रदेश एक स्तर है,
ठीक है। पूरा देश एक स्तर है, हम्म, पूरी दुनिया एक स्तर है। हम्म। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि आप उतना काम सरकार के जरिए करना क्यों चाहते हैं जितना कराने की आवश्यकता नहीं है? बहुत सारे काम तो सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं काम है। की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने स्तर आपने गिनाए हम्म। उसमें देश के स्तर तक तो चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं, हम्म। लेकिन जैसे ही विश्व की बात होती है तो वहाँ तो एक खालीपन है, वैक्यूम है, वहाँ कोई सरकार नहीं है। अगर दुनिया के लोग चाहें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई विरोध भी नहीं है, चाहे तो एक सरकार बना ले, नहीं, कौन रोकेगा? नहीं, क्योंकि उनका मुकाबला ही किसी से नहीं है नहीं, वहाँ। नहीं, सरकार बना ले। हाँ, सरकार बनने, व्यवस्था बनने का अर्थ तो तब है जब वहाँ कोई उसकी मान्यता हो हाँ। कहीं। हम्म। हमने देश को सर्वोच्च नहीं। इकाई व्यवस्था की मान ली है। हाँ, देखिए, देश का जो स्वभाव, अगर लोगों की मान्यता से, लोगों की वोट से अगर देश की सरकारें बनती हैं, राज्यों की सरकारें बनती हैं, तो विश्व की भी कोई सरकार बन ही जाएगी ना। नहीं, बिल्कुल बन जाएगी। लोग तो आए ना एक साथ। बिल्कुल, लेकिन समस्या ये है कि सरकार को व्यवस्थापक माना ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया। सरकार को तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी माना गया, हम्म। और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को हम इतना मानते हैं कि देश के रूप में है, बहुत है। और लोग चाहते हैं कि कोई कंट्रोल करे उनके ऊपर। पिंजरा। आदत पड़ गई है, पिंजरा। आदत पड़ गई है, हम्म। पिंजड़े में रहने की आदत पड़ गई है। और लोग ये मानते हैं कि सरकार ही भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, हम्म। और ये कभी नहीं मानते कि सरकार के जब भरण पोषण के लिए जो जिम्मेदार होता है वो आपकी स्वतंत्रता का गिरेबान जरूर पकड़ेगा। कैसे कैसे ना पकड़ेगा? हम्म। अगर मैं आपका दिया खाता हूं और काम करता नहीं हूं, हम्म। तो आप कहीं ना कहीं तो फिर मुझे रोकेंगे ना। आपने व्यवस्था के लिए गांधी के एक विचार को आपने साझा किया, हाँ। आपने जयप्रकाश के प्रयास को साझा किया। क्या कालांतर में कुछ ऐसे प्रयोग भी हुए जो छद्म थे, नकली थे, या ये कहिए कि मुखौटा कुछ और था, पीछे कुछ और था? देखिए, मैं जो अन्ना आंदोलन का जैसे परिणाम मानता हूँ, जो परिणाम की बात करते हैं, जिसमें कई सारे नेता निकले, अरविंद केजरीवाल भी निकले, और भी गिनती करी जा सकती है, तो ये छद्म प्रयास था, ये वास्तविक बात नहीं थी। छद्म प्रयास इसलिए था कि भाई, आप कहाँ खड़े हो रहे हैं? आपने कहा कि स्वराज आएगा, टोपी पर लिखा मुझे स्वराज चाहिए। मुझे स्वराज चाहिए। वो स्वराज क्या था? हम्म। कई बार आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने स्वराज की किताब भी लिखी, क्योंकि तो प्रणेता था ना इस आंदोलन का। बिल्कुल। उससे अनेक लोगों ने पूछा भी कि भाई स्वराज आएगा, लेकिन उसने सबसे पहले अपने ही जो जनप्रतिनिधि उसकी पार्टी के चुन करके गए, उन पर भी वेव का कानून लागू किया। आपको वोट कहाँ डालनी है, आ गया स्वराज। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की बात स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कह सकता है। टोपी पर ये लिखने वाला आदमी, और बातें कहने मात्र से नहीं होती है ना। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में रामलीला मैदान में कहा, मुझे वो भाषण अभी भी याद है, कि आज से दिल्ली का हर आदमी अरविंद केजरीवाल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, वो सरकार का प्रकार है। अभी दूसरा एक मूवमेंट नहीं खड़ा किया जा रहा है वहाँ जंतर मंतर पर, कॉकरोच पार्टी। क्यों आप जनता का नेतृत्व इतने बेहुदे तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके क्यों करना चाहते हैं? हम नहीं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं शब्द का इस्तेमाल। शब्द का इस्तेमाल तो सभ्य लोगों ने किया। नहीं, सभ्य लोगों ने किया। उन सभ्य लोगों को और दूसरे तरीकों से इस प्रकार का जवाब दिया जा सकता था कि उन्हें उनकी औकात याद आ जाती, चाहे वो भले ही कितने बड़े लोग थे। लेकिन वहां आज़ादी चाहिए, किससे डिफाइन करना पड़ेगा। मूवमेंट का कोई लॉजिकली कोई आपके पास ताना बाना होना चाहिए। सत्ता का विरोध करने के लिए अगर आंदोलन हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि व्यवस्था परिवर्तन का या जनता को व्यवस्था में शामिल करने का प्रयास की घोषणा गलत है। सत्ता का विरोध हुआ अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में, सत्ता का विरोध बन गया था अंततः जेपी आंदोलन। बिल्कुल। सत्ता का आंदोलन के विरोध का आंदोलन बन गया है अंततः ये
ये कॉकरोच कॉकरोच पार्टी। आंदोलन, हम्म। सब सत्ता विरोध के आंदोलन है। सत्ता समाज के हाथ में किस प्रकार जाकर के व्यवस्था के रूप में परिवर्तित होगी, इसके लिए कौन सा आंदोलन है? उसका ना तो किसी के पास कोई ड्राफ्ट है, न किसी के पास उसका कोई विजन है। क्या एक बात तो यही है, एक आखिरी सा सवाल भी कहूँ से, व्यवस्था परिवर्तन आपने बताया कि वो कंट्रोल नहीं है, वो मैनेजमेंट है आज़ादी का, हम्म, जिसमें वो रेगुलेट होती हो, हम्म, चैनलाइज होती हो। हाँ, वो व्यवस्था परिवर्तन का जो विचार है वो क्या है, उसको एक आम आदमी कैसे समझ सकता है, एक आम आदमी उसके साथ कैसे जुड़ सकता है, कैसे उसके प्रति आकर्षित हो सकता है, कैसे उसे लग सकता है कि नहीं सब कुछ छोड़ करके ये जो है, ये बात जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ये है तो थोड़ा मुश्किल मामला। एक प्रयोग हम लोग जानते हैं, रामानुजगंज में हम लोगों ने किया, मैं तो उसमें हिस्सेदार रहा। क्या? किस प्रकार वहाँ ग्राम सभा सशक्तिकरण के नाम से एक अभियान चला था, हम लोगों ने चलाया 118 गांव। हम उन लोगों से यही बात कर रहे थे कि भाई सत्ता क्या है और व्यवस्था क्या है, और आप व्यवस्था को मैनेज कैसे कर सकते हो। अगर वो सत्ता बन करके आपके पास आती आएगी ही तो उसे मैनेज कैसे कर सकते हो। बिल्कुल। एक तो तरीका ये है कि हम उस पूरे मसौदे को समझें कि पंचायत राज क्या है, हम्म। और दूसरा ये है कि हम कोई आंदोलन करें हम्म। और सारे मसौदे का विरोध में खड़े हो जाएं। हम्म। तो हमने कहा कि नहीं, हम संवैधानिक जो तौर तरीके हैं उनके अनुसार ही जाएंगे, बिल्कुल। उसके दायरे में रह करके। कोई वैसा बखेड़ा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम्म। तो वहाँ लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने अपने सरपंचों से पूछना शुरू करा कि भाई बताओ योजना क्या है, काम क्या करोगे। हम्म। उसका सार्थक कुछ परिणाम भी आया। बिल्कुल। लेकिन कष्ट ये रहा वहाँ के अनुभव का कि हम लोगों ने 20 गांवों से ज़्यादा सरपंच चुनवाने का प्रयास किया निर्विरोध। कई गांवों के लोग सामूहिक रूप से तैयार हो गए, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने देखा कि अगर ये लोग इस छोटे काम में बस कामयाब हो गए तो फिर ये बड़ा प्रयास करेंगे और बड़ा हल्ला मचाएंगे। हम्म। तो उन्होंने नहीं, आखिर में हमने 5 गांव में प्रयास किया, लेकिन उन्होंने डमी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। परिणाम वही आया कि जो डमी उम्मीदवार खड़े हुए वे हारे, लेकिन निर्विरोध उन्होंने निर्वाचित नहीं होने दिया। लेकिन भारत के जो दलगत राजनीति है इसमें अभी आप चले जाओ, अगर निर्विरोध पंचायत की बात आएगी तो उसका हर नेता, हर मुखिया इस बात वकालत के लिए खड़ा हो जाएगा कि भाई कुछ ना हो। व्यवस्था परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास अगर किया जाए, गांव की सामूहिक व्यवस्था निर्विरोध निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाए, बात कर लेंगे, जमीन पर विरोध करना शुरू कर देंगे। तो ये व्यवस्था परिवर्तन में ये टकराव भी आता है। अनुभव बड़ा तीखा रहा वहाँ का और हम उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन प्रयास था। और गांव के लोग, जब गांव के लोग मत कहिए, भारत की जनता जब जागरूक होती है तो उसका परिणाम अच्छा आने की उम्मीद तो होती है। और दूसरे भी प्रयास रामानुजगंज में हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ की नगर पंचायत में जनता किस प्रकार वहाँ इकट्ठी होती थी, प्रस्ताव करती थी, लेकिन उन प्रयासों को सरकार के जो दायरा है उसके बाहर आकर के, उनके ऊपर कोई नीतिगत कवच नहीं था। हाँ, कोई कानून नहीं था, ये कह लीजिए। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कानून नहीं था। अब कानून तो तभी बनेगा जब कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात क्लियर साफ निकल करके सामने आती है कि आदमी की आज़ादी को भी रेगुलेट करने के लिए एक कवच की ज़रूरत होती है। जैसे आप एसी देख रहे हैं और उसमें अगर कुछ ऐसी आप ऐसे गोल गोल ऐसी कोयल आप देखेंगे और जो पूरी कूलिंग है वो चैनलाइज होती है, तब आपको जो है वो फील होता है। व्यवस्था जो है उसको भी चैनलाइज करने के लिए इसी तरह से कुछ आपको कूलिंग सिस्टम आपको बनाना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। ये सिस्टम क्या हो, ये सिस्टम कैसे काम करे, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। और समाज के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, ठीक है,
उसका समाज का स्वास्थ्य कैसा हो, पर्यावरण कैसा हो, पानी कैसा हो, स्वास्थ्य शिक्षा कैसी हो और उसकी बाकी गतिविधियां कैसी हों, उसका सिस्टम में पार्टिसिपेशन कैसे हो और कैसा हो। अगर इनमें से किसी भी मसले पर आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक की हो सकती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख करके आप अपनी बात, अपना विषय बता सकते हैं। ये मंच आपका है। उस दिन आप भी हो सकते हैं यहाँ नरेंद्र जी के जगह पर और अपनी बात रख सकते हैं।